अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब होता ये है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बनिस्बत आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ज़्यादा परमिएबल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, और इनमें ख़ास प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं पोरेंस। परमिएबल से मुराद है ऐसी सूरत जिसमें से चीज़ें आर पार हो सकें या जा सकें या क्रॉस कर सकें, ऐसी मेम्ब्रेन जो इजाज़त दे चीज़ों को खुद से पार होने की या इन्हें क्रॉस करने की। तो यहाँ पर हैं पोरेंस, जिनकी वजह से यहाँ बनते हैं कुछ पोर्स या छोटे छोटे सुराख कह लें, ताकि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हो सकें डिफ्यूज़, कुछ इस तरह से। अब ये जो एसिल कार्निटीन मॉलिक्यूल हमने बनाया था अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो, ये डिफ्यूज़ हो सकता है साइटोप्लाज्म में, यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इन पोर्स के ज़रिए जो मौजूद हैं। कहाँ? यहाँ आउटर मेम्ब्रेन पर। अब शायद आप यहाँ सोचें कि जब ये परमिएबल है तो इसमें सीधा सीधा हम फैटी एसिड डालकर इसे क्यों नहीं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुँचा देते। इसमें आसानी भी होगी, वक्त भी बचेगा और बहुत सारी मेहनत भी नहीं लगेगी। क्यों हम एसिल कार्निटीन बना रहे हैं पूरी तरह इतनी मेहनत से, अगर पोरेंस है मौजूद और ये जगह है परमिएबल भी, और ये सीधा फैटी एसिड क्यों नहीं चला जाता उठ के यहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अभी हमारा आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ है। हमें अब भी पार जाना है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के भी, और ये आउटर मेम्ब्रेन जितनी परमिएबल नहीं होती और इसमें पोर्स भी मौजूद नहीं होते, लेकिन इसमें एक चीज़ मौजूद होती है, एक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर होता है अपनी मेम्ब्रेन में ही, जो कि हमारी थोड़ी भी नहीं बल्कि बहुत मदद करता है। अब आपको ये नाम भी सुना हुआ लगेगा और अब शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो कि ये प्रोटीन क्या है और क्यों है। तो ये प्रोटीन एसिल कार्निटीन मॉलिक्यूल को पहचान जाता है और रिकग्नाइज कर लेता है, जिसे बनाने में हमारी काफ़ी मेहनत लगी है। इस प्रोटीन का पूरा नाम मैं आपको बताती चलूँ, इसका पूरा नाम है एसिल कार्निटीन ट्रांसलोकेज। अब एसिल कार्निटीन ट्रांसलोकेज से आपको समझ में आए कि इसका काम क्या है। तो जो इसका नाम है, ये एसिल कार्निटीन को ट्रांसलोकेट करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक। तो ये आ गया हमारा एसिल कार्निटीन इधर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ये जो हमारा पाथवे है ये भी मैं ऐसे ही आगे बढ़ा दूँ यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमें ये पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज नहीं करना है, हमें सिर्फ फैटी एसिड चेन्स को ऑक्सीडाइज करना है ताकि हमें मिले ATP। तो अब हमें इस कार्निटीन मॉलिक्यूल से निकालना है फैटी एसिड। हमारे पास यहाँ है कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज, इधर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी मौजूद होता है, तो ये यहाँ अब एंट्री मारेगा। इसको हम लिखते हैं CAT, और वो था 1 वहाँ पर, और ये है कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज 2, ये बताने के लिए कि ये दोनों अलग अलग हैं और ये मौजूद होता है इनर मेम्ब्रेन पर। और जो ये एंजाइम करता है वो ये कि ये कैटेलाइज करता है रिवर्स रिएक्शन। इसका जो रिवर्स रिएक्शन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये लेता है एक कोएंजाइम, एक मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, और अब रिवर्स रिएक्शन में हमारा सल्फर एटम जो है ये काम करेगा बतौर न्यूक्लियोफाइल। आपको अगर याद हो, हमने पिछली वीडियो में भी न्यूक्लियोफाइल की बात की थी। तो ये सल्फर एटम जो है ये काम करेगा बतौर न्यूक्लियोफाइल और तोड़ेगा इस बॉन्ड को जो पहले बना था, ताकि कार्निटीन मॉलिक्यूल जो है वो वापस अपनी ठिकाने लग जाए और चला जाए जहाँ से आया था। और इसकी अपनी शक्ल जो थी, इसमें था इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और पहले की तरह दोबारा यहाँ बनेगा एसिल CoA ग्रुप। तो ये वापस वैसा ही लगेगा जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो याद हो अगर आपको, वो बिल्कुल ऐसा ही था। इसमें एसिल ग्रुप जुड़ा हुआ था एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल से इस सल्फर एटम के ज़रिए। ये जो है, ये मैं दोबारा बता दूं, ये है एसिल CoA मॉलिक्यूल। अब आगे जाने से पहले
और ऑक्सीडेशन का मरहला देखने से पहले पता ये चलता है कि ये एसिल कार्निटीन ट्रांसफरेज प्रोटीन ट्रांसपोर्टर जो है ये बहुत कारआमद है, क्योंकि हर एसिल कार्निटीन मॉलिक्यूल के लिए जो कि जा रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये इसे एक्सचेंज करता है हर कार्निटीन मॉलिक्यूल से। तो ये कार्निटीन मॉलिक्यूल जो कि बनता है कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम से, ये वापस जाता है इस प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के ज़रिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और यहाँ से होता हुआ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और फिर बिल्कुल बाहर साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर ये रिसाइकिल होगा और फिर ट्रांसपोर्ट करेगा एक और फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, तो अब फैटी एसिड पहुंच चुका है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इस मॉलिक्यूल की शक्ल में एसिल CoA। अब इसके साथ आगे क्या होता है? अब यहाँ मौजूद एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए ये मॉलिक्यूल दाखिल होता है एक साइकिल में, और इस साइकिल में स्टेप्स दोहराए जाते हैं। हर साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप के आखिर में हम बनाते हैं एक मॉलिक्यूल एसिटाइल CoA का। तो यहाँ हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक दफ़ा फिर। ये है आपका 2 कार्बन स्ट्रक्चर, एक एसिल ग्रुप जो कि जुड़ा हुआ है कोएंजाइम A से, और हर दफ़ा हम एसिल CoA चेन भी बनाते हैं जिसमें होंगे 2 कार्बन्स कम बनिस्बत पहले जैसा था उसके, क्योंकि जाहिर है ये लूज़ कर देता है अपने 2 कार्बन्स एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल बनाने में। हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे इनके स्टेप्स के, हम बस सरसरी सा पढ़ेंगे इन्हें, हम इनकी काम की बातें ही दिखाएंगे, सिर्फ इनके हम इनपुट्स और आउटपुट्स, और ये कि ये एसिटाइल CoA कैसे बना। और ये फैटी एसिड चेन जिसमें 2 कार्बन्स कम हैं, तो याद रखें कि एसिटाइल CoA की प्रोडक्शन जो है इसमें होती है ऑक्सीडेशन, इसमें हम खोते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब है हमें चाहिए हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स जो कि लें ये इलेक्ट्रॉन्स और इनको ले जाएं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, ताकि बन सके ATP। ये 2 अहम मॉलिक्यूल्स हैं NAD और FAD, और ये मौजूद हैं अपनी ऑक्सीडाइज्ड शक्ल में। तो जब ये लेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो जाएंगे रिड्यूस FADH में और NADH में, और ये चीज़ भी जाहिर है बनाएगी प्रोटॉन। अब इनको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो मौजूद है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही, तो ये बहुत जल्दी रीऑक्सीडाइज हो जाते हैं जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ड्रॉप करते हैं, और फिर ये साइकिल जो है ये चलती रहती है इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब थोड़ी सी ज़रूरी पॉइंट्स हम यहाँ देख लेते हैं। यकीनन यहाँ इस रिएक्शन में ऑक्सीजन भी बन रही है, और ये कार्बन्स जो हैं ये बॉन्डेड हैं ऑक्सीजन से हर इस एसिटाइल CoA में जो हम बना रहे हैं। तो इन 4 स्टेप्स में कहीं ना कहीं आता है पानी भी, और कोएंजाइम A भी हर एसिटाइल CoA ग्रुप के लिए जो बन रहे हैं। तो अब हम एक जायज़ा लेते हैं और अहम बातें एक दफ़ा देख लेते हैं जो हमें करनी है। किस तरह ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं इनमें रेट लिमिटिंग रिएक्शन जो है ये कैटेलाइज हो रहा है इस एंजाइम से कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज। ये है यहाँ रेट लिमिटिंग रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा आहिस्ता होने वाला रिएक्शन है, सबसे स्लो। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब भी बात होती है रेगुलेशन की, और चूंकि रेट लिमिटिंग स्टेप पूरे रिएक्शन का रेट जो है पूरे रिएक्शन का वो बताता है या डिटर्मिन करता है, तो ये ज़रूरी स्टेप है रेगुलेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए कि रिएक्शन को कब चलना है और कब रुकना है। अब ये देखने के लिए कि ये सब रेगुलेट किस तरह होता है, हमें ख़ुद को ये बताना ज़रूरी है कि फैटी एसिड सिंथेसिस में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है मेलानिल CoA, और ये एक तरह से चार्ज हुई शक्ल है एसिटाइल CoA की ही, जो कि इस्तेमाल होता है फैटी एसिड बनाने में हमारे सेल्स में। अब होता यह है कि ये मॉलिक्यूल जो है ये है एलोस्टेरिक इनहिबिटर इस एंजाइम का, तो ये आगे आ गया यहाँ इधर, ये मॉलिक्यूल इस एंजाइम को करता है इनहिबिट, ये कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज 1। तो अब हमें
इसे किस तरह देखना चाहिए? एक तरीका है कि शायद अगर हमारे पास हो बहुत ज़्यादा मेलानिन को-ए हमारे सेल में, तो इसका मतलब है कि हम बहुत सारा फैटी एसिड बना रहे हैं। तो अगर हम इन्हें बना रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे इन्हें तोड़ना, तो हम रेट लिमिटिंग स्टेप को करते हैं इनहिबिट इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, ताकि हमें इतना पता हो कि हमारे पास फैटी एसिड अच्छी तरह बन रहा है। एक और चीज़ जो हो सकती है इस किस्म की रेगुलेशन में, वो है सबस्ट्रेट का इस्तेमाल फैटी एसिड सिंथेसिस में, ताकि वो रेगुलेट कर सकें एक एंजाइम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में। जिस्म ने इन दोनों प्रोसेसेस को बहुत ख़ास बनाया है। जब एक हो रहा होता है, यानी जब एक वक्त में मौजूद हो बहुत सारा मेलानिन को-ए, तो जो दूसरा मरहला है ऑक्सीडेशन वाला, इसे रुकना होगा या ऑफ रहना पड़ेगा या इसको सोते रहना पड़ेगा। ठीक है, और हमारी बॉडी चाहती भी यही है, या तो ये एक वक्त में फैटी एसिड्स बना ले या फिर ये इन्हें एटीपी के लिए तोड़ ले। जाहिर सी बात है, एक वक्त में एक चीज़ हो सकती है, या तो फैटी एसिड बन सकता है या फिर उसे टूट के एटीपी बन सकता है। और जिस तरह ये रिएक्शंस अलग अलग जगहों पर होते हैं, ये बहुत अच्छी और साथ साथ हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि इस तरह एक रिएक्शन दूसरे से टकराता नहीं है। और अगर एक को ऑफ रहना होता है ताकि दूसरा ऑन रहे, तो इस सिलसिले में भी इनका अलग अलग जगहों पर होना बहुत अच्छा रहता है। और इस तरह ये साइकिल ऑक्सीडेशन की जो सबसे ज़रूरी है, बहुत आराम से अपनी जगह पर हो जाती है। इसीलिए हर रिएक्शन के लिए अपना अलग कंपार्टमेंट होना बहुत अच्छी बात है और बहुत कारआमद बात है, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हम देखें, जहाँ भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वहाँ इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई रिएक्शन दूसरी रिएक्शन से ना टकराए और एक की चीज़ दूसरी से मिक्स ना हो, ताकि रिएक्शन जो है वो अपने प्रोडक्ट तक बखूबी पहुँच सके। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से और हमारी पिछली वीडियो से आपको अंदाज़ा हुआ हो कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करती है और किस तरह से हमें तवानाई एटीपी की शक्ल में हासिल होती है। तो आज के लिए इतना ही।